हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज रात्रि के यात्री सीजन 2। इसका सीजन 1 में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 में भी 5 स्टोरीज हैं, तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है पंकज नाम के लड़के से जिसकी आज शादी होने वाली थी। सभी बाराती पंकज की शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन पंकज काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि पंकज ये शादी नहीं करना चाहता। पंकज के घर वालों की बातों से पता चलता है कि उन्होंने लड़की वालों से बहुत ज्यादा दहेज लिया था, लेकिन उन्होंने पंकज से एक बार भी नहीं पूछा कि उसे शादी करनी है या नहीं। तो वही पंकज के दोस्त उसे अलग अलग टिप्स दे रहे थे कि उसे फर्स्ट नाइट में किस तरह परफॉर्म करना है, लेकिन पंकज इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। इसलिए वो लोग बस रोकते हैं और पंकज वॉशरूम जाने के लिए उतरता है, लेकिन तभी वो वहां से भाग जाता है। घर वाले उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन पंकज आगे निकल जाता है। भागते हुए पंकज एक लाल गली में पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक डीलर मिलता है। पंकज उसे बताता है कि उसे आज रात छुपने के लिए एक जगह चाहिए। वो डीलर उससे पैसे मांगता है और पंकज के गले में जो पैसों का हार था वो उस डीलर को दे देता है, जिसके बाद वो डीलर पंकज को एक रूम में छोड़ देता है। पंकज को लगता है कि वो उस रूम में अकेला है, इसलिए वो वहां पर सो जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर पंकज काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पंकज वहां से जा रहा था, लेकिन वो लड़की उसे रोकती है। उस लड़की का नाम जैस्मिन है और वो पंकज से पूछने लगती है कि वो शादी के ड्रेस में यहाँ क्या कर रहा है। तो पंकज बताता है कि उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और इसीलिए वो शादी से भागकर यहाँ आ गया। पंकज कहता है कि उसके घर वाले हमेशा वही करते हैं जो उन्हें पसंद हो। वो पंकज से कभी नहीं पूछते कि उसे क्या चाहिए, जिस पर जैस्मिन कहती है कि उसकी लाइफ भी वैसी ही है। जब वो छोटी थी तब उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन आज वो ये काम कर रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए जैस्मिन को अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए ये काम करना पड़ा। वो पंकज से कहती है कि वो लाइफ में इतना ज्यादा टेंशन ना ले और रिलैक्स हो जाए, जिसके बाद वो पंकज के साथ रोमांस करती है और पंकज इससे काफी ज्यादा बेटर फील कर रहा था। वो जैस्मिन से कहता है कि उसके साथ वक्त बिताने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा तो कभी उसे शिल्पा के साथ भी नहीं लगा था जितना उसे जैस्मिन के साथ कनेक्शन फील हो रहा था। जिस पर जैस्मिन उसे पूछती है कि ये शिल्पा कौन है। तो पंकज बताता है शिल्पा वही लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पंकज को शिल्पा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसका कहना था कि शिल्पा उसके टाइप की नहीं है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और रंग गेहुआ। इसलिए पंकज उसे कभी देखता भी नहीं और उस लड़की के साथ उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी। ये सुनने के बाद जैस्मिन पंकज पर काफी गुस्सा होती है। वो पंकज को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर पंकज उससे पूछने लगता है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तो जैस्मिन कहती है क्योंकि पंकज उसके टाइप का नहीं है, वो एक नंबर का ढीला ढाला और बहुत ही बदतमीज लड़का है। ये सुनने के बाद पंकज काफी गुस्सा होता है, जिस पर जैस्मिन कहती है कि पंकज को गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शिल्पा के बारे में भी ऐसी ही बातें कर रहा था। जैस्मिन पंकज से कहती है कि क्या कभी उसने शिल्पा को समझने की कोशिश की या कभी ये जानने की कोशिश की कि शिल्पा क्या चाहती है। आज पंकज शादी से भाग कर आ गया और एक बार भी नहीं सोचा कि शिल्पा का क्या होगा क्योंकि वो भी तो वहाँ पंकज का इंतजार कर रही होगी। जैस्मिन कहती है कि पहले उसे लगा था कि पंकज अपने घर वालों से तंग आकर शादी से भाग आया है, लेकिन अब उसे पता चला कि पंकज शिल्पा की वजह से भाग कर आया था। ये बातें सुनने पर पंकज को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी शेरवानी वापस पहन लेता है और अपनी शादी में जाने लगता है। वो जैस्मिन से कहता है कि अब वो शिल्पा को समझने की कोशिश करेगा और उसके लिए एक अच्छा पति बनकर दिखाएगा, और वो वहां से चला जाता है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले अर्जुन से। अर्जुन अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्जुन को बहुत बड़ा आदमी बनना है। उसे काफी सारे पैसे कमाने थे और मुंबई पर राज करना था। तभी वहां पर एक गुंडा आता है जिसे अर्जुन और उसका दोस्त भाई के बुलाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई के लिए काम करते हैं। अर्जुन बताता है कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। एक्चुअली अर्जुन और उसका फ्रेंड मिलकर लोगों की शादियों से दहेज वाला सामान चुराया करते थे और इस बार उन्होंने दहेज में जाने वाली कार और दहेज का सारा सामान चुरा लिया था। ये देखकर वो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस बार उनके हाथ में बहुत सारा माल लगा था। इसलिए भाई डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों को लेकर लाल गली जाएंगे। लाल गली का नाम सुनते ही
अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखने के बाद भाई उससे पूछते हैं कि वो लड़कियों के नाम से इतना डरता क्यों है, किसी के भी पास क्यों नहीं जाता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि शायद अर्जुन को कोई परेशानी है, इसलिए वो हमेशा लड़कियों के पास जाने से डरता है। ये बात सुनकर अर्जुन गुस्सा होता है और वो भी उनके साथ लाल गली चला आता है। वहां पर भाई उस डीलर को बताते हैं कि इन दोनों को कोई अच्छी लड़कियां दिखाए, जिसके बाद भाई अपनी वाली के साथ चले जाते हैं। वहां अर्जुन के फ्रेंड को भी एक लड़की पसंद आती है और वो भी उसके साथ चला जाता है। अब अर्जुन काफी गुस्से में था, इसलिए वो डीलर डिसाइड करता है कि वो अर्जुन को लैला के पास लेकर जाएगा। अर्जुन पहले तो मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो डीलर उसे जबरदस्ती लेकर जाता है, क्योंकि उस डीलर को भाई ने कहा था कि वो अर्जुन को एक लड़की के पास लेकर जाए। जिसके बाद अर्जुन उस रूम में चला जाता है। तभी वहां पर लैला आती है। लैला अर्जुन से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अर्जुन काफी गुस्से से बात कर रहा था। लैला समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इतना गुस्से में क्यों है। वो अर्जुन के साथ काफी प्यार से बात करने लगती है, लेकिन अर्जुन उसकी एक बात नहीं सुनता। वो लैला को गुस्से से देखने लगता है और उसे चाकू दिखाकर दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर लैला उसे कहती है कि उसे किस बात का इतना घमंड है। इन्हीं बातों में दोनों में बहस होने लगती है और वो एक अपने बचपन का डायलॉग बोलने लगते हैं। डायलॉग सुनने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी अर्जुन की नजर लैला के हाथ पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि लैला ही उसकी बचपन की दोस्त है, क्योंकि बचपन में अर्जुन ने लैला को एक धागा दिया था और ये धागा अभी भी लैला के पास था। दोनों ये देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो 10 साल बाद मिले थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 10 साल पहले अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। तभी वहां पर पुलिस आती है और अर्जुन वहां से भागने लगता है, लेकिन लैला के पैर में मोच आती है और वो गिर जाती है। अर्जुन उसके लिए रुका था, लेकिन लैला उसे अपनी कसम देकर वहां से भागने के लिए कहती है। तभी वो पुलिस वाले लैला को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर बेच देते हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने जेल से वापस आने के बाद लैला को हर जगह ढूंढा था, लेकिन लैला उसे कहीं पर भी नहीं मिली। और इस बात से अर्जुन खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लेकिन लैला कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है। अर्जुन को लैला वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि इस बार वो अकेला नहीं भागेगा, चाहे जो भी हो जाए वो लैला को अपने साथ ही लेकर जाएगा। जिसके बाद पुलिस वहां पर अंदर आती है, लेकिन तब तक अर्जुन लैला को लेकर भाग गया था और वो दोनों अब एक नई शुरुआत करने वाले थे। और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रूबी नाम की लड़की से, जिसके पास एक विवेक नाम का आदमी आता है। दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद विवेक रूबी को उसके पैसे देकर वहां से जाने लगता है। तब रूबी उससे पूछती है कि वो वापस उसके पास कब आएगा, जिस पर विवेक कहता है कि अगर उसका मन करेगा तो वो वापस आ जाएगा। ये कहने के बाद विवेक अपने घर पर चला जाता है। घर आने पर विवेक अपनी वाइफ पायल को आवाज देने लगता है। घर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि पायल कल उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कल उन दोनों की एनिवर्सरी थी और पायल ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन विवेक घर पर आया ही नहीं। जिसके बाद विवेक टेरेस पर जाता है तो पायल टेरेस पर ही खड़ी थी। विवेक उसे सॉरी कहता है, लेकिन पायल विवेक से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो जानती थी कि विवेक कल रात को कहां पर गया था। वो विवेक से पूछती है कि उसमें ऐसी क्या कमी है जो विवेक वहां पर जाता है, लेकिन विवेक के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अब उन दोनों में पहले जैसा प्यार नहीं था। उनकी लव मैरिज हुई थी, जिसके लिए पायल के घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन पायल ने अपने घर वालों की बात ना मानकर विवेक से शादी कर ली थी। पायल ने कभी नहीं सोचा था कि विवेक इस तरह की हरकत करेगा। पायल बार बार यही सोच रही थी कि वो कैसे विवेक का प्यार वापस पाए। एक बार उसे लगता है कि वो सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन वो खुद को किसी तरह से संभाल लेती है। जिसके बाद पायल रूबी के रूम पर जाती है। वहां पर वो रूबी को मारना चाहती थी, लेकिन रूबी किसी तरह से खुद को बचा लेती है। वो समझ जाती है कि ये पायल है। वो पायल से पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है, जिस पर पायल कहती है कि रूबी की वजह से ही विवेक उससे दूर हो गया है, इसलिए वो रूबी को खत्म करना चाहती है ताकि विवेक फिर से उसके पास आए। जिस पर रूबी हंसने लगती है और वो पायल से कहती है कि प्रॉब्लम रूबी में नहीं बल्कि विवेक में है। अगर आज उसने रूबी को मार दिया तो कल विवेक किसी और को ढूंढेगा। रूबी पायल से कहती है कि वो विवेक के साथ जो भी करती है ये उसका काम है, इसके लिए उसे बहुत से पैसे मिलते हैं, लेकिन विवेक जो भी उसके साथ करता है वो गलत है, क्योंकि वो पायल को चीट कर रहा है। लेकिन पायल कहती है
कि वो रूबी को जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार है, बस रूबी विवेक को छोड़कर चली जाए। जिस पर रूबी फिर से पायल को समझाती है कि अगर वो चली भी गई तो विवेक किसी और को ढूंढ लेगा। वो पायल से कहती है कि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो फिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, उसे विवेक को कब का छोड़ देना चाहिए था। रूबी पायल से कहती है कि उसके पास ये काम करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले काफी ज्यादा गरीब थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बचपन से ही वो इस दलदल में फंस गई थी। लेकिन पायल तो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, इसलिए उसे विवेक को छोड़कर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तभी वहां पर विवेक आता है और वो पायल को वहां देखकर काफी ज्यादा शौक था। लेकिन पायल इस बार विवेक को कहती है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं। ये कहकर पायल उसे अपना मंगलसूत्र देकर वहां से चली जाती है। और पायल के इस डिसीजन से रूबी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पायल इस सब से बाहर निकल चुकी थी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है एक बिल्डर से, जो एक लाल गली को तोड़कर वहां पर मॉल बनाना चाहता था। लेकिन वहां की औरतें इतनी आसानी से वो जगह छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो बिल्डर एक विशेष नाम के आदमी को बुलाता है, जो एक सोशल वर्कर था। और वो बिल्डर उसे बताता है कि वो लाल गली को तोड़कर वहां पर बच्चों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता है। लेकिन वहां की औरतें उस गली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो विशेष से कहता है कि वो औरतें समाज में गंदगी फैला रही है, इसलिए विशेष को उन्हें वहां से निकालना होगा। ये सब सुनने के बाद विशेष को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है, जब उसने एक लाल गली की औरत को देखा था। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि ये औरत क्या काम करती है, और ये सुनने के बाद उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है कि वो इस टाइप की औरतों के बारे में कभी भी बात ना करे, क्योंकि वो औरतें काफी गंदी होती हैं और सारा गंदा काम करती है, इसलिए इन औरतों को यहाँ पर आना बैन कर देना चाहिए। और तब से विशेष के मन में ये बात बैठ गई थी कि वहाँ की औरतें गंदा काम करती है, इसलिए विशेष जब उस बिल्डर की बातें सुनता है वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बदले में वो कुछ भी पैसे नहीं लेता। जिसके बाद विशेष लाल गली चला जाता है। वहाँ पर विशेष को अक्का से मिलना था, क्योंकि अक्का ही वहाँ की लीडर थी। विशेष अक्का को ढूंढने लगता है और वहाँ पर एक डीलर आता है, जो विवेक को अक्का की रूम दिखा देता है। लेकिन अक्का के रूम में अक्का नहीं बल्कि रानी थी। रानी बताती है कि अक्का अपने कस्टमर के साथ कहीं और गई है, इसलिए विशेष को जो भी बात करनी है वो रानी के साथ कर सकता है। तो विशेष कहता है कि वो ये गली खाली करने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डर को आश्रम बनाना है और यहाँ की गंदगी साफ करनी है। ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो विशेष से कहती है कि जिस एरिया को वो गंदा कहता है यहाँ पर बहुत से आदमी आते हैं, और यहाँ से चले जाने के बाद वो उसे गंदा कहते हैं। लेकिन विशेष कहता है कि इन औरतों की वजह से उनका समाज गंदा हो रहा है, इसलिए वो चाहता है कि ये औरतें यहाँ से चली जाएं और अपना ये सारा काम बंद कर दे। जिस पर रानी कहती है कि यहाँ पर ये काम करने वाली हर औरत की एक मजबूरी है। किसी का पति उसे यहाँ पर बेच कर गया है तो किसी का पिता। कोई भी औरत खुशी से ये काम नहीं करती, उसकी अपनी कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। और उनके लिए ये काम कोई गंदा काम नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से उनका राशन पानी चलता है। लेकिन विशेष इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। रानी कहती है कि वो जिस बिल्डर की बातों पर यहाँ आया है वो बिल्डर ये गली तोड़कर यहाँ पर मॉल बनाना चाहता है। और ये सुनने के बाद विशेष काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसे तो ये बताया गया था कि ये गली तोड़कर यहाँ पर बच्चों के लिए एक आश्रम बनाने वाला है। जिसके बाद विशेष उस बिल्डर के आदमी को कॉल करता है और उससे सच्चाई पूछने लगता है। तो वो आदमी बता देता है कि बिल्डर वहाँ पर मॉल बनाना चाहता है। और ये सुनने के बाद विशेष बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तब रानी उसे बताती है कि यहाँ की औरतें ये काम करके सामने वाले आश्रम को चलाती हैं, ताकि उन्हें किसी बात की कमी ना हो। ये सुनने के बाद विशेष को काफी बुरा लगता है कि अब तक वो इन औरतों के बारे में कितना बुरा सोचता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो इन औरतों का साथ देगा और इनकी गली को किसी को भी नहीं तोड़ने देगा। विशेष रानी से वादा करता है कि जब भी उन्हें उसकी जरूरत होगी वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा। ये वादा करके विशेष वहां से चला जाता है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है मनोज नाम के लड़के से, जो अपने परिवार के साथ स्वीटी नाम की लड़की को देखने गया था। वहां पर मनोज के परिवार को स्वीटी बहुत पसंद आती है, तो वही स्वीटी के परिवार को मनोज बहुत पसंद आता है। उनका रिश्ता एक पंडित जी करा रहे थे और पंडित जी भी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी पंडित जी को कुंडली देखने के लिए कहा जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि वो मनोज और स्वीटी के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं, जिसके बाद वो मनोज और स्वीटी को बाहर लेकर आते हैं। लेकिन मनोज पंडित जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनकी बातों से हमें पता चलता है
कि मनोज और स्वीटी पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे और मनोज ने ही पंडित जी से कहा था कि वो स्वीटी के घर मनोज का रिश्ता लेकर जाए। अब सब कुछ ठीक हो गया था, उनके घर वालों ने उन्हें पसंद भी कर लिया था, लेकिन पंडित जी ने एक नया प्रॉब्लम निकाला। पंडित जी बताते हैं कि मनोज की कुंडली में कन्या दोष है, यानी कि उसकी शादी 2 लड़कियों के साथ होगी और अगर मनोज स्वीटी के साथ शादी करता है तो उनकी शादी टूट सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि मनोज को पहले किसी और के साथ शादी करनी होगी, उसके साथ इंटीमेट होना होगा, उसके बाद ही उसके सर से कन्या दोष चला जाएगा और वो स्वीटी के साथ शादी कर सकता है। अब ये सुनने के बाद मनोज और स्वीटी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मनोज किसी और के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मनोज का फ्रेंड उन्हें एक आइडिया देता है। वो मनोज को कहता है कि वो लाल गली चला जाए, वहां पर वो एक लड़की को कन्विंस करे कि पहले वो उसके मांग में सिंदूर भरेगा, फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होगा। इससे मनोज का दोष टला जाएगा। लेकिन मनोज इस बात के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि वो स्वीटी से बहुत प्यार करता है और उसके अलावा किसी और के साथ यह सब कुछ नहीं कर सकता। स्वीटी कहती है कि आज तक उन दोनों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मनोज को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना होगा ताकि वो दोनों हमेशा साथ रहें। जिसके बाद मनोज मान जाता है और अपने फ्रेंड और स्वीटी के साथ लाल गली चला जाता है। वहाँ पर वो एक डीलर से बात करता है और वो डीलर मनोज को एक दीपिका नाम की लड़की के पास भेजता है। मनोज वहाँ आ तो जाता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। दीपिका मनोज से बात करती है और मनोज उसे सब कुछ बता देता है कि वो स्वीटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कुंडली में दोष है और उसे दूर करने के लिए मनोज को दीपिका के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। दीपिका जब ये सुनती है कि स्वीटी यहाँ पर मनोज को लेकर आई है, वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा सुना था कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को यहाँ लेकर आई हो। लेकिन मनोज और स्वीटी में इतना प्यार है, ये देखकर दीपिका काफी इमोशनल होती है और वो मनोज को अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए अलाउ करती है। जिसके बाद मनोज दीपिका के मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन ये सब करते वक्त उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ स्वीटी थी। अब मनोज की कुंडली का दोष चला गया था, इसलिए वो दीपिका को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। तो वही दीपिका भी मुस्कुराती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दीपिका जैसी औरतें लोगों के घर तोड़ देती है, लेकिन आज उसी की वजह से किसी का घर बसने जा रहा था और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी रात्रि के यात्री सीजन 2 की स्टोरीज। अगर आपको स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।